हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4.0 की इस विशेष क्लास के अंदर में। टीचिंग परीक्षा के इस लेक्चर के अंदर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज के इस लेक्चर के अंदर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हेन आई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग समझिए यहाँ पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और उसके ऊपर में बेस्ड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर में, पिछली जो नॉलेज कैप्सूल हुई थी हमारी पेड क्लास के अंदर में, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए थे। उनको भी मैं आप लोगों की टेस्टिंग करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा हुआ है, आपसे वादा किया हुआ है कि आप लोगों को टॉप 100 के अंदर में लाने की जिम्मेदारी है। कि भाई कितने बच्चे हैं आपस में, यहीं पे टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स में कंपटीशन होना चाहिए कि कौन टॉप 100 के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी लोगों के प्यार के लिए। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी एनर्जी के साथ में हम लोग इस सेशन को यहाँ पर में जो है वो कंडक्ट कर सके। तो जल्दी जल्दी से शेयर मार देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह के ऊपर में जल्दी से। ठीक है, अब चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े फ्रेंड्स। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर यह क्वेश्चन उपलब्ध है। ठीक है, जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए आप लोग देख सकते हो, उसी में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। मंडल आयोग कल रात में नॉलेज कैप्सूल पेड क्लास में मैंने पढ़ाया था, 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मुझे बताओ कि मंडल कमीशन का गठन कब किया गया था। कल रात वाले सारे बच्चे, जितने भी बच्चे कल रात में थे, बता देंगे गठन कब किया गया था मंडल कमीशन का। 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि ओबीसी को, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग है उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, 1980 में सौंपी थी। 1 जनवरी 1979 में इसका गठन हुआ था, 1979 के अंदर में। ये हमने देखा था, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय में। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 27% रिजर्वेशन की इन्होंने बात की थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई के अंदर में, एक्चुअल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 27% रिजर्वेशन की यहाँ पर मैं बात की गई थी। जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से जस्ट एक सेकंड लूंगा। आप लोग इसका आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से, जितनी भी चीजें पता है वो सारी चीजें बताते रहेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है,
ओके सो फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सबसे पहले तो आप लोगों को वेट करना पड़ा यहाँ पर मैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही सुखद वाली खबर अभी जस्ट मेरे पास में डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ अभी यहाँ पर में आई है। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों को एक टाइमर देने वाला हूँ, ठीक है, कि कब रिजल्ट आएगा आप लोगों का, कैसे आएगा, क्या आएगा, उसकी जानकारी मेरे पास में आ चुकी है। अभी जस्ट उसी के ऊपर में था, इसी वजह से मैंने क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को देकर मैंने पहले वो रिसीव किया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी, और मैंने उसको कंफर्म भी कर लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये क्लास कर लेते हैं। और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो आपका ट्रस्ट है फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर में हमारे जो हटागरे सर है, जो हमारे वाईटी मैनेजर है, वो कल रात से घर नहीं गए, यहीं पे पूरे है। ठीक है, हमारे अंकित सर जो है वो यहीं पे है, भावेश सर यहीं पे है आपके। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो अभिषेक सर है वो यहीं पर ऑफिस के अंदर में ही है। हाँ, ये इतनी मेहनत कर रही है टीम आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपके लिए बहुत जल्द खबर आने वाली है, और पूरा अभी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखिए आप लोग। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में भी। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों की कब कभी छूट रही है मुझे पता है, लेकिन चलिए पढ़ भी लेते, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मंडल आयोग का गठन जो है 1980 के अंदर में 1979 के अंदर में हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है 1980 में आई थी। 27% आरक्षण की बात इन्होंने की थी। ये हम लोगों ने कल पिछले नॉलेज कैप्सूल में देखा हुआ है। मैं अभी भी कहूंगा कि जितने भी बच्चे जो अभी भी टीआरई 4 में एनरोल नहीं हुए टीचिंग परीक्षा के, आप लोग एनरोल हो जाइए, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, मैं बता दूं, फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है आप लोगों का। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी एनरोल होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि 25 तारीख को आप लोगों की संकल्प टेस्ट 2 है। ठीक है, उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऐसा समझिए कि आपकी 25 को ही आपकी एग्जाम है। इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? और ये आप लोग सोचेंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी बच्चे कल रात में क्लास में थे उन लोगों के लिए हलवा क्वेश्चन नहीं है। जितने भी बच्चे कल रात में क्लास में थे नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, उन लोगों के लिए ये हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आ रहे हैं। इसी तरीके से आंसर्स आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 338 ए जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, क्या है? तो देखिए, आर्टिकल नंबर 338 की अगर मैं बात करूं, 338 की आर्टिकल नंबर, तो ये शेड्यूल कास्ट एससी से बिलोंग करता है। वही अगर मैं बात करूं शेड्यूल ट्राइब की, एसटी की, तो ये 338 ए है, 338 ए, 338 ए। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बनाया गया है आप लोगों का 2018 में, उसका आर्टिकल है 338 बी। बताया था ना, पहले अकेला था, फिर दुकेला हो गया, फिर तिकेला हो गया, है ना? कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कल रात में पढ़ा था, एकदम एनर्जेटिक तरीके से। कितने लोग थे कल रात में क्लास में, बता दीजिए जल्दी से नॉलेज कैप्सूल में। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा हुआ है 338 ए, ठीक है, 338 बी, ये देख लिया। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का कौन सा आर्टिकल है, कोई बता सकता है कि? मुझे देखते कितने लोग बता पाते हैं। जो कल रात में क्लास में थे वो हर एक बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जो कल क्लास के अंदर में थे। ठीक है, और उन लोगों को अब ये आसान भी लग रहा होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और सब लोग बच्चे आंसर भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। अब देखिए, कल रात में जो बच्चे थे वो लोग आंसर कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, कोई आर्टिकल है ही नहीं उसका। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, मतलब कि पार्लियामेंट के कानून के जरिए बनाया गया, कोई आर्टिकल संविधान में उसका नहीं है। ठीक है, देखिए आंसर कर रहे हैं बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे कल रात में क्लास में थे, उनको सारी चीजें पढ़ाई गई है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में बिहार के बारे में बात हो रही, तो बिहार का नॉलेज आपको होना चाहिए। बौद्ध परिषदों की बात करें अगर हम लोग, तो 4 बौद्ध परिषदें जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 4। ठीक है, उनमें से, ठीक है, जो पहली वाली थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हुई थी राजगृह के अंदर में। ठीक है, राजगृह के अंदर में, या गिरिव्रज उसको बोला जाता था, वहां हुई थी, अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था। सेकंड वाली की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हुई थी वैशाली के अंदर में, वैशाली में काल अशोका ने इसको आयोजित करवाया था। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के अंदर में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोका ने आयोजित करवाया था। बट मैं अगर मान लू फोर्थ वाले की बात करें अगर हम लोग, तो फोर्थ वाली हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर में। अब कश्मीर बिहार में तो है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? चौथी वाली बिहार में नहीं हुई थी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौथी वाली नहीं हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आप लोग चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर इसी तरीके से आप लोगों की जो है फ्रेंड्स आगे में तैयारी होती रहे, आगे में आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथी वाली नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी चारों, ये आप लोग एक बार लिखते जाएंगे सभी लोग, आप लोगों को यहाँ पर मैं दे भी दिया है मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अजात शत्रु ने जो है पहली वाली आयोजित करवाई थी राजगृह के अंदर में। नाउ अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार नॉलेज के हिसाब से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां पर में, कौन से जो है राज्य में, और कौन से वाले जो है स्थान पर है, ये बता दीजिए। चलिए, विक्रमशिला, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आप लोगों को भागलपुर के अंदर में मिलेगा, भागलपुर के अंदर में है। ठीक है, तुम्हारे चचा का लड़का था एक, ठीक है, उसका नाम था धर्मपाल। ठीक है, उसने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तुम्हारे चचा का लड़का था, लेकिन गोपाल का भी लड़का था वो। ठीक है, तुम्हारे चचा गोपाल का लड़का था धर्मपाल। तो गोपाल पाल वंश का पहला शासक, पाल वंश का सेकंड नंबर का शासक हुआ धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। एक और काम किया था धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की रिपेयरिंग कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की रिपेयरिंग यहाँ पहले रिपेयरिंग लिख देता, नहीं तो आप लोग समझोगे कि नालंदा बनाया था। नालंदा की रिपेयरिंग कराई थी इसने, धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश का राजा था। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आने वाली एग्जाम्स का बिल्कुल बच चुका है, तैयारी में लग जाइए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, एक एक मूवमेंट जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक फैसला, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। सर, बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष थे या सुभाष चंद्र बोस? देखिए, मैंने ऑलरेडी इसको पेड क्लास में जितने भी बच्चे थे उन्होंने उनको पढ़ाया हुआ है। 1906 के अंदर में जब आपका आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उस समय में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ठीक है, अरविंदो घोष उसके पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको क्लास के अंदर में। जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है उनको डाउट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया? देखिए, पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर जिसने सेना वंश था बंगाल और बिहार के ऊपर में शासन करता था, ठीक है, उसके ऊपर में उनको हराकर बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया था, पहला मुस्लिम कमांडर। महमूद गवन, आदिल शाही, बख्तियार खिलजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बख्तियार खिलजी जो है उसने क्या किया था, अटैक किया। लक्ष्मण सेन करके जो शासक थे सेन वंश के, उनको जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उनको मार दिया। ठीक है, कैप्चर करके उनको मार दिया और उनके जो इलाका था उसके ऊपर में कब्जा कर लिया। ठीक है, बिहार के अंदर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने का जो एक कलंक है वो भी इसी के ऊपर में लगता है, बख्तियार खिलजी के ऊपर में। ठीक है, बख्तियार खिलजी के ऊपर में। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाली अपडेट सबके लिए। ठीक है, टीआरई 3 के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से। ठीक है, और जो है जैसे ही आपकी खबर आती है, ठीक है, उसके ऊपर में आप लोगों को सबसे पहले टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, हर कोई बच्चा इसका आंसर करेगा जल्दी से, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया था 1939 के अंदर में। लेकिन कब मनाया था उन्होंने, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस बोला जाता है उसको। तो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था? अब देखिए, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि भारत में 1937 में चुनाव हुए थे, 1937 में, जिसमें से 11 में से कितने राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जल्दी बताओ। 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। मैंने आपको पूरा राज्यों की सूची भी बताई कि कौन कौन से राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बट कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी, आठों की आठों, उन्होंने जो है फ्रेंड्स 1939 में 28 महीने शासन करने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। इस खुशी में
मुस्लिम लीग जो थी पार्टी, उसने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस मुक्त हो गया करके भारत, ठीक है, इस तरीके से। तो 22 दिसंबर 1939 को। अच्छा, मुस्लिम लीग की कितने राज्यों में सरकार थी भाई? ठीक है, 3 ही राज्य बचे ना उसमें, 8 8 में तो कांग्रेस की थी। मुस्लिम लीग की कितने राज्यों में सरकार थी? एक कहावत कही गई है, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुस्लिम लीग जो था, जो मुस्लिम लीग का मतलब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम सारे मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व कर रही है। कई सारी और भी मुस्लिम पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनाइटेड पार्टी थी, उनकी सरकार बनी थी पंजाब में, सिंध में। लेकिन मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका कोई सरकार नहीं थी, एक भी सरकार नहीं थी, एक भी जगह पे नहीं थी, जीरो। ठीक है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, कांग्रेस की 8 जगह पे सरकारें थी, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 2 में थी, 1 में भी नहीं थी, उसमें 3 की 3 में थोड़ी होंगी, 0 में थी, 0 में 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, कांग्रेस के इस्तीफा देने की खुशी में। ठीक है, कांग्रेस के सारे मंत्रालयों ने दे दिया था इस्तीफा, ठीक है, 22 अक्टूबर को। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने 22 दिसंबर को, कुछ दिनों के बाद में, 2 महीने बाद जो है वो मुक्ति दिवस के रूप में उन्होंने मनाया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान स्थापित बंगाल नेशनल, देखिए मेरी टीम टीम के लिए यार एक लाइक तो यहाँ पर मैं टीम के लिए बनता है। अभी किसी ने सवाल पूछा था कि बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन बने थे, और टीम ने जब पीछे से सुना ये क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने, तो उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से भी मेरी टीम को। ठीक है, अंजू सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, औरोबिंदो घोष जो है ये इसके पहले प्रिंसिपल बने थे बंगाल नेशनल कॉलेज के। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज के। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से जो है फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में, और स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और अरविंदो घोष इसके पहले प्रिंसिपल बने थे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की गई थी, उसके प्राचार्य कौन थे? चलिए बताइए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, जो बच्चा दिमाग लगाएगा थोड़ा सा वो समझ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया जनरल एबिलिटी के अंदर में, तो जनरल एबिलिटी है या नहीं आप में? ठीक है, अभी बताया ना आपको। देखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भाई टीचिंग परीक्षा की टीम, आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पूरा का पूरा लगा दिया पीछे से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय, मैंने अभी बताया आपको बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके पहले आचार्य या पहले जो प्राचार्य कौन थे, प्रिंसिपल थे, वो अरविंदो घोष थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। ओके, किसने लिखी? सी आर दास, एम जी रानाडे, वी डी सावरकर, एस एन बनर्जी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का 65वीं बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया फॉर इंडियंस की, तो चित्तरंजन दास जो है उनकी पुस्तक है ये याद रखना आप लोगों ने, चित्तरंजन दास ने, ठीक है, इसको लिखा था। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स उन्होंने 2 पोएम्स के वॉल्यूम्स भी लिखे हैं। ठीक है, मलंचा और माला। ठीक है, बंगाली के अंदर में मलंचा और माला नामक 2 कविताएं भी लिखी है। तो मतलब हमारे जो चित्तरंजन दास जी थे वो, ठीक है, शायर भी टाइप के थे, मतलब पोएम पोएट थे, तो उर्दू में बोलेंगे तो शायर बोल देंगे उनको, और क्या। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि चित्तरंजन दास जी जो है, चित्तरंजन दास, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, प्रेसिडेंट थे गया सेशन के अंदर में, गया में। गया सेशन जो था आप लोगों का ये हुआ था 1922 के अंदर में। ठीक है, 1922 के गया सेशन के अंदर में अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का नेशनल मूवमेंट का। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की भारत में पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में, ठीक है, ब्लैंक के उद्घाटन के दौरान हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में गांधी जी की पहली बड़ी उपस्थिति कहां पर में दर्ज की गई? बताएंगे आप सभी लोग? ठीक है, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हर एक बच्चा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए सभी लोग। टीचिंग परीक्षा की टीम बेस्ट है, बेस्ट टीचर। थैंक यू वेरी मच रुचि यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन हो रहा था उसके अंदर में गांधी जी जो है वो भाषण दिए थे इन्होंने। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आने के बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू के उद्घाटन के मौके पर फरवरी 1916 में इनका पहला मेजर अपीयरेंस हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने।
ठीक है, चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका हो जाएगा सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स गांधी जी की लाइफ से आप देख सकते हो। गांधी जी का जो है फ्रेंड्स पहला भूख हड़ताल कहां पर में हुई थी गांधी जी की? 1918 में अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक थी वहां पर में। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का चंपारण के अंदर में हुआ था, ये भी याद रख लेना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनसीएससी, कल रात में हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल की क्लास की थी। जितने भी बच्चे हैं जिनको नॉलेज कैप्सूल के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, पेड क्लास में हम छोटी छोटी क्लासेस करते हैं जिनको हमने नाम रखा है नॉलेज कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल देता हूं मैं आपको छोटी छोटी नॉलेज की, जिससे आप लोगों को मजा, बहुत सारे सबसे बच्चों का फेवरेट, कितने लोगों का फेवरेट है नॉलेज कैप्सूल बता दीजिए जल्दी से हाथ ऊपर करके। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी वेलफेयर और उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, ये इसका काम है, ये याद रखना, एनसीएससी का काम है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल हर एक बच्चा जो कल रात में था उसको याद हो चुका होगा, 338 है। ठीक है, 338, आर्टिकल नंबर 338 शेड्यूल कास्ट का है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल। ठीक है, जितने भी बच्चे देखिए जिनका फेवरेट है वो हाथ भी ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे, मेरा पर्सनल भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत मजा आती है क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें कल रात में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। ठीक है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, सबसे हार्ड टॉपिक था नेशनल कमीशन, आपने नॉलेज कैप्सूल में पढ़ाकर उसे इजी कर दिया। देखो अर्नब ठाकुर जी ने यहाँ पर में एक लिखा है, टीम प्लीज एक बार देख लीजिए कभी कमेंट यहाँ पर में, अर्नब ठाकुर जी का। ठीक है, सबसे हार्ड टॉपिक था बट सबसे इजी हो गया है वो अभी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। और देखिए ये इतना टफ टॉपिक भी आप लोग आंसर कर पाओगे। अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग है उसका आर्टिकल है, ठीक है, 338 एससी के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आर्टिकल है वो है 338 ए एसटी के लिए। 338 बी भी आप लोग बता सकते हो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर नीचे में लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्सेस, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपके सामने कोर्सेस की लिंक आ जाएंगी सारी की सारी, जो भी कोर्स आपने लेना है उस पर क्लिक करके 10 सेकंड के अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हो। नाउ फ्रेंड्स देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है जो फ्रेंड्स, ये कब बना था? चलो कल रात में जितने भी बच्चे थे वो ईयर भी बताते जाएंगे क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, बताइए जल्दी से ये कब बनाया गया था, पूरा डिटेल में हमने किया है। ओके सर, कोर्स कैसे ले? पूजा कुमारी जी बहुत आसान है, तब तक बच्चे आंसर करते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सिंपल सी चीज है, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपका ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे में आ जाइए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में, या तो आपको नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर देंगे। ठीक है, तो टीम भी आपको गाइड कर देंगी, या फिर नीचे में आप लोगों को एक लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, यहाँ क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद में जो भी कोर्स आपने लेना है उस कोर्स के ऊपर में आप चले जाइए। जैसे मान लो कि पीआरटी का कोर्स लेना है आपने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे सारे कोर्सेस अवेलेबल है 6 to 8 9 10 सब है। ठीक है, ये आप लोग जाओगे यहाँ पर में, देखिए आप लोगों का हैवी डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों का केवल 9 घंटे 11 मिनट 51 सेकंड बचे हुए, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म भरोगे, छोटा सा है 10 सेकंड लगते हैं बस, पेमेंट करोगे ऐप में ऐड हो गया, बस सिंपल। ठीक है, कैसे करना है, फिर आपको एक प्रीमियम नंबर मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के कोर्स में। ठीक है, उसके ऊपर में आप अपनी जो भी आपकी कैसे करना है क्या करना है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो काका केलकर जो है फ्रेंड्स ये थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1953 के अंदर में हुई थी, ये भी याद रखना है। ओके, तो काका केलकर के नेतृत्व में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना 1953 के अंदर में हुई थी, ये याद रखेंगे। प्रीमियम और क्वालिटी कंटेंट के लिए 6 to 8 का कैसे करना है, तो 6 to 8 का भी सिंपल वही प्रोसेस है। 6 to 8 का भी अगर आप देखोगे यहाँ पर में, तो वही लिंक जो नीचे में लिंक दी गई है उसके अंदर में ही आपको 6 to 8 का भी मिल जाएगा। ठीक है, 6 to 8 का कोई भी मैथ साइंस है, एसएसटी है, 6 to 8 9 10 का कॉम्बो है, 9 10 का है, हिंदी का है 6 to 8, इंग्लिश का 6 to 8 है, कॉम्बो है, सारे है। ठीक है, उसी के अंदर में, उसी में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे आप, मान लीजिए आपको एसएसटी का लेना है, ठीक है, 6 to 8 का है, इस तरीके से आप क्लिक करोगे ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है आपने और आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैं हैवी डिस्काउंट चल रहा है प्रीमियम कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था? अब देखो, पहला वाला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, वो बना था, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा, 1953 में बना था, काका केलकर के नेतृत्व में, काका केलकर के नेतृत्व में। अब बात हो रही है सेकंड वाले की,
सेकंड वाला जो था फ्रेंड्स, ये वाला बना था आप लोगों का 1 जनवरी 1979 को, ठीक है। किसके नेतृत्व में बना था? वीपी मंडल के नेतृत्व में, वीपी मंडल। इसको मंडल कमीशन भी बोला जाता है, मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन ने कितने परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की थी ओबीसी को? फॉर ओबीसी कितने परसेंट है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। ओबीसी को कितना परसेंट देने की बात की थी? अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। प्लीज वो क्वेश्चन ढूंढ के जल्दी से लगा दीजिए, हमारी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर वो क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। हमने बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है, एक क्वेश्चन वो भी लगा दीजिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं कल वाले नॉलेज कैप्सूल वाले, वो तो बिना क्वेश्चन के बिना ऑप्शन के भी आंसर दे देंगे, ठीक है। बाकी आप लगा दीजिए जल्दी से कि कब लागू की गई थी, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का अभी फिलहाल के अंदर में इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लागू कब की गई थी वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आ जाएगा आप लोगों का, तो आप लोग उसमें आंसर कर दीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? पहले क्या था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम के अंदर में, कि क्या किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? जी हाँ। पहले नहीं किया जा सकता था, अब किया जा सकता है, बट कब, कब से? तो 7वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 7th नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, उसके जरिए किया गया था। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले एक व्यक्ति एक ही राज्य का गवर्नर बन सकता था। 7वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर में, उसके जरिए एक व्यक्ति को, सेम व्यक्ति को, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब 1956 से पहले अगर मेरे को गवर्नर बनना होता, मेरे को राष्ट्रपति फोन करते उस समय के कि दानिश सर, ठीक है, गवर्नर बनाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है, कौन से राज्य का गवर्नर बनना चाहोगे आप? मैं बोलूंगा यार मेरे को बिहार का भी बना दो, यूपी का भी बना दो, झारखंड का भी बना दो। वो बोलेंगे सर लेकिन यार हमारे पास में तो एक ही जगह का बनाने का ऑफर है। तो फिर मैं बोलूंगा चलो ठीक है बिहार का बना दो। लेकिन जैसे ही 1956 में ये 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, फिर मेरे को फोन आया उनका, ठीक है, कि सर गवर्नर बना देते आपको, कहाँ का बनोगे? मैं बोलूंगा भाई देखो यार पिछले बार भी बोला था तुमको, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, ठीक है, महाराष्ट्र का, ठीक है, मध्य प्रदेश का, बिहार, पश्चिम बंगाल का, आसाम का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, सबका बना दो। बोलेंगे ठीक है सर बना देते हो, कोई बात है क्या आपके लिए? तो वो बना देंगे सारे जगह के, ठीक है। वो एक से ज्यादा जगह का बना सकते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। बिल्कुल। तो अब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा जगह का राज्यपाल बनाया जा सकता है, पहले नहीं बनाया जा सकता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? ठीक है, आप सभी लोगों को बता दूं कि रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है। आपको कभी भी जो है फ्रेंड रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, ओके। ओके, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो नील नदी जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका में से बहती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो अफ्रीका में से बहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नील नदी के बारे में मैं अब आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं। ये देखिए, सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ये भी अफ्रीका में है। तो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका के अंदर में है, ये याद रखना है। अच्छा, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों की तीनों जाती है उसमें से, वो कौन सा महाद्वीप होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का अफ्रीका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर में जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है। नील नदी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये निकलती है आप लोगों की लेक विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया। अब एक क्वेश्चन बन गया कि लेक विक्टोरिया कौन से महाद्वीप में? जल्दी आप लोग आंसर करते जाएंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करते जाओ। लेक विक्टोरिया कौन से महाद्वीप में है? लेक विक्टोरिया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो है बड़ी झील। वहां से ये जो है ब्लू नाइल निकलती है, नीली नाइल, ठीक है, ब्लू नाइल नदी, ठीक है। नाइल नदी, व्हाइट नाइल निकलती है यहाँ से, और ब्लू नाइल नहीं जो निकलती है वो निकलती है लेक तना से। तो लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल और लेक तना, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर में लेक तना से निकलती है आप लोगों की ब्लू नाइल। ये दोनों खार्तुम नाम की जगह है, ठीक है, सूडान के अंदर में, सूडान की राजधानी, वहां पर में मिलते हैं। और नाइल नदी के नाम से ये आगे में बढ़कर इस तरीके से भूमध्य सागर के अंदर में जाकर मिल जाती है,
ठीक है। तो नाइल नदी एक्चुअल में दो उसके स्रोत है, लेकिन एक्चुअल में जो मेन वाली नाइल नदी है वो व्हाइट वाली को माना जाता है, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया से निकलती है जो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि जो ये ब्लू वाली, ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, इनका संगम कहां पर में होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है आप लोगों ने, खार्तूम में बनता है। खार्तूम जो है ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, सूडान की राजधानी है। हम लोगों ने जो एक लेक्चर किया हुआ है पेड क्लास के अंदर में, कैपिटल एंड करेंसी वाला, उसमें जब खार्तूम का उल्लेख आया था तब भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि खार्तूम वो जगह है जहां पर में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उसको किया था, रिवाइज किया था हमने। ठीक है, खार्तूम सूडान की राजधानी है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार टीआरई 2.0 का क्लास 9 to 10 2023 का क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने कल रात में जो है ये रह गया था, बट क्वेश्चन जब आया, अब आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इट प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट इन 1980। ठीक है, इट रिकमेंडेशन वाज इंप्लीमेंटेड इन 1990। ठीक है, असत्य है, ये बताना है आप लोगों ने मंडल कमीशन के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये टाइपो है, वीपी मंडल, बीपी मंडल, कहीं पे बिंदेश्वर प्रसाद लिखा हुआ है, कहीं पे विंदेश्वर प्रसाद लिखा हुआ है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका ये तीनों के तीनों जो है आप लोगों की सही है। ठीक है, तो कौन सा वाला असत्य है बोला है, तो सारे के सारे सत्य है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। सारे के सारे सत्य है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। सारे के सारे जो है सत्य है, तो असत्य एक भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बीपी मंडल या वीपी मंडल जो थे फ्रेंड्स, उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि विंदेश्वर प्रसाद, कहीं जगह पे बिंदेश्वर प्रसाद उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने इस मंडल का आयोग का गठन जो है वो किया गया था 1979 के अंदर में, 1 जनवरी 1979 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कब किया गया था, 1990 में। देखिए, ये वो क्वेश्चन था कि इसको लागू कब किया गया था, 1990 में लागू किया गया था, वीपी सिंह की सरकार के समय में। तो ये सारे सही है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि असत्य पूछा है, एक भी असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, हु रूट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए 1100 के से थोड़ा सा ज्यादा जो है बच्चे फ्रेंड्स, उन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। फर्स्ट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जी बिल्कुल काका केलकर। सेकंड कमीशन जो है आप लोगों का, ठीक है, 1 जनवरी 1979 मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 के अंदर में दी थी। रिपोर्ट लागू हुई थी 1990 के अंदर में। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की लिखी थी बिस्मिल ने। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों को पेड क्लास के इमेज वाले सेक्शन के अंदर में दिया हुआ है, सारे लोग वहां से इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसकी वो भी दी है आप लोगों की। ठीक है, टेस्ट भी आप लोगों को वहां पर में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया आप लोगों को, और कौन से ईयर में बना था ये भी बता देंगे आप सभी के सभी लोग, ईयर भी बताएंगे। तो भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो है फ्रेंड्स काका केलकर ने किया था। अगर आप लोगों से ईयर पूछ लिया जाए तो आप लोग ईयर भी बता सकते हो। ईयर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1953 के अंदर में। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला जो है वो बनाया गया था आप लोगों का, ठीक है, 1979 के अंदर में। अच्छा चलिए, अरे यार मैंने क्यों बता दिया आप लोगों को आंसर इसका। ठीक है, सेकंड वाले का। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है, भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, लेकिन सेकंड नंबर का था, सेकंड नंबर का। और उसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, शॉर्ट में आप उसको मंडल कमीशन भी बोलते हो। ठीक है, तो मंडल कमीशन का गठन जो है वो फ्रेंड्स 1979 के अंदर में किया गया था, 1 जनवरी 1979 में। उस समय में जब इसका गठन हुआ था, उस समय में मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, और जब ये लागू, ठीक है, लागू हुआ था 1990 के अंदर में, तो उस समय में वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह की सरकार थी। ओके, ये सारा का सारा, और इससे भी कई सारी ज्यादा चीजें हम लोगों ने कल रात में देखी हुई है क्लास के अंदर में। ओके, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, खुफिया रेडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने स्टार्ट किया, तो उषा मेहता, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचित्रा कृपलानी,
एनी बेजेंट, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, खुफिया रेडियो की जब भी बात करेंगे तो उषा मेहता, श्रीमती उषा मेहता जो थी, इन्होंने स्टार्ट किया था खुफिया रेडियो। इसको जो है वो कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें थी, ठीक है, वो इसके जरिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 के अंदर में, तो वो सारे जब नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था तो चुपके चुपके अलग अलग जगह से ये रेडियो में ट्रांसमिट करते थे ये लोग अपनी बात को, ठीक है। तो खुफिया रेडियो, ये याद रखना है आप लोगों ने। राम मनोहर लोहिया जो थे वो भी इनकी मदद कर रहे थे, ठीक है, सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, वो भी इनकी मदद कर रहे थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। श्रीमती उषा मेहता की, ये उस समय में सब लोग, ये लोग जवान लोग थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो भी इसको कहा जाता था, ठीक है। और खुफिया रेडियो इसलिए बोलते क्योंकि खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से ये चलाते थे, कभी एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे रेडियो के ट्रांजिस्टर्स को लेकर, ठीक है। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था, जल्दी बताइए आप लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना खोला था, ठीक है। तो देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पटना के अंदर में अपना कारखाना, ठीक है, 1632 के अंदर में खोला था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। डच का मतलब क्या होता है, डच मतलब कहाँ के निवासी, ठीक है। तो देखो, डच मतलब जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहाँ के निवासी, क्या इंग्लैंड के, जर्मनी के, ठीक है, फ्रांस के, कहाँ के निवासी है। डच मतलब कौन, तो डच मतलब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है नेदरलैंड, नेदरलैंड्स जो है उनके निवासियों को डच कहा जाता है। इसको होलैंड भी कहा जाता था कई बार, पहले होलैंड, ठीक है। तो नेदरलैंड्स या होलैंड जो है आप लोगों का, ठीक है, उसके निवासियों को डच कहा जाता है, नेदरलैंड्स या फिर होलैंड, ठीक है। पहले नाम होलैंड था, अब होलैंड एक जगह का नाम है, उनके पूरे देश का नाम नेदरलैंड, द नेदरलैंड्स कर दिया उन्होंने। उन लोगों को डच बोलते हैं, डच, ठीक है। इंग ठीक है, डच इज इक्वल टू इंग्लैंड नहीं है, डच इज इक्वल टू नेदरलैंड होना चाहिए था, नेदरलैंड, ठीक है। चलिए, तो ये वो जगह है फ्रेंड डच, और आज पटना कलेक्ट्रेट का ऑफिस है वहां पर में, जिस जगह पे ये बनाई गई थी ना। तो ये भी पूछ सकते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर में थी वहां पर में अब क्या है, पटना कलेक्ट्रेट का ऑफिस है, ठीक है। मंगल पांडे किस पैदल सेना में सिपाही थे, मंगल पांडे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। रिजल्ट का टाइम बता दीजिए प्रशांत कुमार, अभी बस थोड़ी देर के अंदर में मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मंगल पांडे जो है फ्रेंड्स, ये कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या सेना के जो है सिपाही थे, तो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो मंगल पांडे 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, हर कोई बच्चा पहले कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से लिखेगा ये पॉइंट, ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखे आप सभी लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि रिजल्ट को लेकर आप लोगों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों को एक लेक्चर के ऊपर में अभी कर रहा हूँ यहाँ पर में, ठीक है। आप उस सेशन के ऊपर में जल्दी से आइए आप सभी के सभी, ठीक है। आप सेशन उस सेशन के ऊपर में, और मैं आप लोगों को जो है उसके ऊपर में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपका कब कब क्या क्या जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वें नंबर की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के साथ में पहले करता था जब झारखंड इसका पार्ट था, अब नहीं करता उड़ीसा के साथ में, झारखंड आगे बीच में, ठीक है। उड़ीसा के साथ में नहीं करता, अभी मैंने आपको बताया झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बस ये 3 राज्यों के साथ में करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ में, ये भी याद रखोगे आप लोग, ओके। तो यहाँ पर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर में झारखंड है, यहाँ पर में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अच्छा, कौन से राज्य के साथ में कितनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। देखो, यहाँ पर में है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करने वाले जिले हैं, ठीक है। 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, और 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन सकता है, 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ, 8 झारखंड के साथ में, और 3 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ में, ठीक है। अच्छा, कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, चलो यहीं पे आप लोग काउंट कर लो जल्दी जल्दी से, बता दो। आप लोग काउंट करो जल्दी जल्दी से और बताओ मुझे कमेंट करके यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, यहीं पे काउंट कर लो जल्दी से और बता दो मुझे।
ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हैं, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे और मैं आप लोगों को एक सेशन के ऊपर मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास में खबर आ चुकी है फ्रेंड्स आप लोगों के रिजल्ट से लेकर और आप लोगों का इसका जो है टीआरई 4 के अंदर में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर भी खबर है। तो आप लोग जल्दी से आपको एक सेशन के ऊपर में आप आ जाइए। ठीक है, मैं 30 सेकंड के अंदर में उस सेशन के अंदर में आ रहा हूँ। आप लोग वहां पर में भी इसका आंसर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से जाके और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 30 सेकंड के अंदर में मैं उस सेशन में आ रहा हूँ, आप सभी के सभी आ जाइए जल्दी से। 30 सेकंड के अंदर में सभी लोगों ने आ जाना है उस सेशन पर, जल्दी से फास्ट।